भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय ये है कि हमारे डिप्लोमेट्स, विदेश मंत्री जयशंकर सर एंड इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। सरकार के जितने भी फैक्शंस हैं, सबने अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, कैपिटल भी और साथ में टाइम भी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अकेले इस 20-30 साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है और अब सरकार में किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि ये तो सन की है। लेकिन अगर कल को भारत के ऊपर इसका दिमाग खराब हो जाता है तो ये भारत को ह्यूज लेवल के ऊपर नुकसान पहुंचा सकता है। उस समय ये जो लोग मांग कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर एक्शन लेने की, यही सबसे पहले भाग जाएंगे और सारा दोष सरकार के ऊपर डालेंगे। इसलिए भारत सरकार हर एक कदम गंभीरता के साथ चल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जियोपॉलिटिक्स सोशल मीडिया, फेसबुक या ट्विटर के ऊपर जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। लोग गुस्से में तो कह देते हैं कि अमेरिका को तुरंत जवाब दिया जाए, अमेरिका के ऊपर कार्रवाई हो, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर कल को सामने से एक्शन का रिएक्शन आता है, डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ ट्रेड करने से इनकार कर देता है या फिर गुस्से में कोई बड़ा एक्सट्रीम स्टेप उठा देता है, तो फिर क्या उस समय ये लोग सरकार के साथ खड़े होंगे? उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? और उसका ब्लेम भी सरकार के ऊपर ही डाला जाएगा। एक तरफ नेशनल इंटरेस्ट, देश की सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान की बात है, वहीं पर दूसरी तरफ 20-30 साल की अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की गई है उसको भी बर्बाद होने से रोकना है। इसलिए हम सब लोग तो चाहते हैं कि अमेरिका के ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन जल्दबाजी में सरकार द्वारा ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा। अब इस बीच ईरान ने भारत को लेकर चिंता व्यक्त की है। ईरान को अचानक से भारत की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? 13 साल पहले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट यानी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय अमेरिका को सबक सिखाने के लिए क्या एक्शन लिया गया था, जिसके ऊपर आज दोबारा से डिबेट हो रही है। और साथ में चाइना ने भारत की टांग खींचने के लिए किस तरह की कोशिश की है। भारत के नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी काफी सारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज के सेशन में हम भारत के जियोपॉलिटिकल डिसीजंस का डीप एनालिसिस करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहाइंड द सीन्स आखिरकार क्या चल रहा है, पूरी कहानी क्या है और इनका भारत के ऊपर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका, भारत और ईरान के बारे में, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो डिप्लोमेटिक रोज स्टार्ट हुआ है उसके अंदर अब ईरान की भी एंट्री हो गई है। अब ईरान के बारे में तो हम सब जानते हैं, ये भी कोई दूध का धुला नहीं है और इसके पीछे क्या कारण है जो हम ईरान के ऊपर इस पर्टिकुलर केस में विश्वास नहीं कर सकते, इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि ईरान ने भारत और अमेरिका के बारे में क्या बोला है और इंडियंस के ऊपर हुए हमले पर किस तरह से चिंता व्यक्त की है। रिसेंटली जो MT सेटेबेलो नाम के ऑयल टैंकर शिप के ऊपर यूएस नेवी की मिसाइल स्ट्राइक्स में 3 इंडियंस की जान गई है, उसके ऊपर ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास इंडियन कमर्शियल शिप्स के ऊपर जो खतरनाक अटैक्स किए हैं, जिसमें कम से कम 3 इंडियन सिटीजन्स की जान गई है, वो साफ दिखाता है कि अमेरिका खुलेआम आर्म्ड रॉबरी और स्टेट पायरेसी यानी कि सरकारी लेवल के ऊपर डकैती और समुद्री लूटपाट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के हमले में जिन भी इंडियंस की जान गई है, हम उनकी फैमिली और दोस्तों के साथ हैं और इंडिया के लोगों और वहां की गवर्नमेंट के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताते हैं। ईरान कंडोलेंसेस पेश करता है। पूरी दुनिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अमेरिका की इस हरकत के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जिसमें अमेरिका कानून तोड़ने का दोषी है और ऐसे बिहेवियर के खिलाफ एक्शन लेना बनता है, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल पीस खतरे में आ रहा है और साथ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर भी असर पड़ रहा है, यानी समुद्र में शिप चलाने की आजादी के ऊपर भी असर पड़ रहा है। ये कहना है ईरान का। अब ईरान भी यहाँ पर कोई दूध का धुला नहीं है और ये स्टेटमेंट जो ईरान की तरफ से आई है, ये सीधा सीधा पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की कोशिश की गई है। पॉलिटिकल स्कोरिंग का मतलब होता है किसी भी पॉलिटिकल इशू, कंट्रोवर्सी या फिर इंटरनेशनल इवेंट का इस्तेमाल कर अपनी पॉलिटिकल इमेज को इम्प्रूव करना, पब्लिक सपोर्ट लेना या किसी ओपोनेंट को टारगेट करना, भले ही असली ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या फिर नहीं। और साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर ईरान का असली ऑब्जेक्टिव अमेरिका को टारगेट करना है। भारत के साथ इनकी कोई भी सहानुभूति नहीं है। और जहां तक बात है इंडियन सेलर्स की सुरक्षा की, तो अभी कुछ ही हफ्ते पहले ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में परमिशन देने के बावजूद एक इंडियन शिप के ऊपर फायर ओपन कर लिया था, जिसके बाद उस इंडियन शिप को यू टर्न मारना पड़ा था। हालांकि उसमें किसी भी इंडियन सेलर की जान नहीं गई थी। कहने का मतलब है कि ईरान जो आज की डेट में प्रीच कर रहा है, ये उसको खुद भी फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा न्यूज आ रही है कि आज भारत की सरकार ने यूएस एम्बेसी के चार्ज द अफेयर्स जेसन मीक्स को दोबारा से समन करके अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गौर इस समय भारत में नहीं है। यूएस एम्बेसी का चार्ज जेसन मीक्स के पास है, इसलिए दोबारा से जेसन मीक्स को ही भारत के विदेश मंत्रालय ने समन किया है। अब ये 2 दिन के अंदर दूसरी बार इनको समन करके विदेश मंत्रालय बुलाया गया था।
इससे पहले 10 जून को भी जेसन मीक्स को समन किया गया था। हालांकि लास्ट टाइम जब भारत ने समन किया था उसके अगले दिन भी यूएस नेवी ने एमटी जलवीर नाम के ऑयल टैंकर शिप के ऊपर हमला किया था, जिसके ऊपर 20 इंडियन सेलर सवार थे। अब ये जो भारत की सरकार द्वारा समन गेम्स खेली जा रही हैं, ये भी काफी नहीं है। अब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना चाहिए, जिस तरह से साल 2013 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था। अभी जो 2013 का इंसिडेंट है, इसको सोशल मीडिया के ऊपर काफी डिस्कस किया जा रहा है। आप में से शायद ज्यादा लोगों को ये केस पता भी नहीं होगा। दरअसल साल 2013 में भी भारत और अमेरिका के बीच इसी तरह का डिप्लोमेटिक टकराव देखने को मिला था, जिसको खोब रागदे केस भी कहा जाता है। साल 2013 में आईएफएस ऑफिसर देवयानी खोब रागदे अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंडिया की डिप्टी कॉन्सल जनरल थी, यानी कि सीनियर डिप्लोमेट्स में से एक थी। उस समय अमेरिका ने इनके ऊपर वीजा फ्रॉड करने और अमेरिका में डोमेस्टिक हेल्प वर्कर को कम सैलरी देने के आरोप लगाए थे। और न सिर्फ अमेरिका ने इंडियन डिप्लोमेट के ऊपर आरोप लगाए थे, बल्कि डिप्टी कॉन्सल जनरल देवयानी खोब रागदे को यूएस की अथॉरिटीज ने उस समय अरेस्ट कर लिया था। हथकड़ी लगाकर इनको अपनी हिरासत में लिया था और इनकी स्ट्रिप सर्च यानी कि ऊपर से नीचे तक तलाशी ली गई थी, जिसके बाद भारत में इस बात के ऊपर बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बैकलैश देखने को मिला था। भारत के सीनियर डिप्लोमेट की ये बेइज्जती उस समय साल 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की थी और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भारत सरकार ने भी कई सारे कदम उठाए थे। सबसे पहले तो भारत की सरकार ने उस समय इंडिया में प्रेजेंट सभी यूएस डिप्लोमेट्स के स्पेशल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया था। उन्हें मिले वीवीआईपी और वीआईपी कार्ड्स, स्पेशल आईडी कार्ड्स वापस ले लिए थे। यूएस डिप्लोमेट्स की फैमिली मेंबर्स के वीजा पर्क्स अचानक से खत्म कर दिए गए थे और यूएस एम्बेसी के अंदर चल रहे क्लब्स, रेस्टोरेंट्स और बार को जो टैक्स फ्री फैसिलिटी दी गई थी, उसको भी रोककर वापस ले लिया गया था। एयरपोर्ट के ऊपर यूएस डिप्लोमेट्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे, वो भी अचानक से वापस ले लिए गए थे। एयरपोर्ट पासेस और सामान को इंपोर्ट करने की क्लियरेंसेस भी रिमूव कर दी गई थी, जिसके बाद अमेरिका के डिप्लोमेट्स को एयरपोर्ट्स के ऊपर आम लोगों के साथ लाइन में लगकर सिक्योरिटी चेक और क्लियरेंसेस लेनी पड़ती थी। इसके अलावा एक यूएस डिप्लोमेट को भी तुरंत भारत से वापस अमेरिका भेजने की डिमांड की गई थी। और जो सबसे बड़ा और सबसे सिंबॉलिक एक्शन था, वो था राजधानी न्यू दिल्ली में स्थित अमेरिका की एम्बेसी के बाहर लगे कंक्रीट के सिक्योरिटी बैरिकेड्स और रोड ब्लॉक्स को हटा देना। यूएस एम्बेसी ने अपने गेट्स के सामने एम्बेसी की सिक्योरिटी के लिए कुछ कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़े किए थे, ताकि कोई भी गाड़ी हाई स्पीड से आकर एम्बेसी के गेट के ऊपर डायरेक्ट आकर टक्कर ना मारे। लेकिन ये जो देवयानी खोब रागदे वाला केस हुआ था, इसके बाद दिसंबर 2013 में भारत सरकार की डायरेक्शंस के ऊपर दिल्ली पुलिस ने बुलडोजर्स और क्रेन्स की मदद से यूएस एम्बेसी के बाहर लगे कंक्रीट के बैरिकेड्स को हटा दिया था। उस समय भारत की सरकार ने कहा था कि बैरिकेड्स हटाने का उद्देश्य ट्रैफिक मैनेजमेंट है, लेकिन ये सबको पता था कि भारत की सरकार अपने सीनियर डिप्लोमेट्स के साथ हुई बेइज्जती का बदला ले रही है। अब एक आईएफएस ऑफिसर के साथ हुई बेइज्जती का बदला पूरे की पूरी यूएस एम्बेसी से लिया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर साल 2013 में भारत अमेरिका के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकता था, तो क्या आज भारत साल 2013 से भी कमजोर पोजीशन के ऊपर है? साल 2013 में जब एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तब भारत की सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि अपने नागरिकों और अपने अधिकारियों के सम्मान के ऊपर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और आज 2026 है, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस साल 2013 के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और भारत की ग्लोबल पोजीशन 2013 के मुकाबले काफी मजबूत है। ऐसे में ये सवाल तो उठना लाजमी है कि जब 2013 में एक डिप्लोमेट के साथ हुई बेइज्जती के ऊपर इतने सारे बड़े एक्शंस लिए गए थे, फिर तो आज 3 भारतीय नागरिकों की जान जाने के बाद भारत की सरकार को उससे भी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उससे भी स्ट्रॉन्ग मजबूत स्टैंड लेना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जो स्टेप्स मनमोहन सिंह की सरकार ने उस समय उठाए थे, वैसे स्टेप आज की डेट में नरेंद्र मोदी सरकार उठा सकती है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही मीडिया के ऊपर इस समय नरेंद्र मोदी जी का साल 2014 का एक पुराना ट्वीट भी काफी वायरल हो रहा है। 2014 के इस ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने इटालियन मरीन्स केस को लेकर कांग्रेस सरकार के ऊपर सवाल उठाया था। मोदी जी ने लिखा था कि इटालियन मरीन्स ने भारतीय मछुआरों को बेरहमी से मार दिया और अगर मैडम यानी कि सोनिया गांधी भारत को लेकर इतनी पेट्रियोटिक हैं, देशभक्त हैं, तो देश को बताया जाए कि वो इटालियन मरीन्स भारत की किस जेल में बंद हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ट्वीट एक बार फिर से डिबेट का विषय बन गया है, क्योंकि आज भी मुद्दा लगभग सेम ही है। फर्क बस इतना है कि उस समय इटली का नाम सामने था और आज अमेरिका का नाम लिया जा रहा है। उस समय भारतीय मछुआरों की जान गई थी और आज ओमान के तट के पास यूएस नेवी के एक्शन में 3 भारतीय सेलर्स की जान गई है। सवाल ये उठ रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स ओपोजिशन में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की सरकार से डिमांड कर रहे थे, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को आज गवर्नमेंट में रहते हुए पीएम मोदी क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? अब हम सबका ध्यान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर था
लेकिन इसी बीच भारत में चाइनीस एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट इशू करके एग्जाम लीक्स के ऊपर भारत का एक तरीके से मजाक उड़ाया है, या ये कह लो कि हमारी टांग खींचने की कोशिश की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत में जिस तरह से नीट और JEE का एग्जाम होता है, सेम उसी तरह से चाइना में गाओकाओ एंट्रेंस एग्जाम होता है। भारत का नीट एग्जाम तो खैर हर साल लीक हो रहा है, इस साल भी लीक हुआ, इसलिए चाइनीस एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन के ट्वीट को उसके साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर चाइनीस एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन यू जिंग के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है। चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि चाइना ने 2 दिन के अंदर 1,30,00,000 स्टूडेंट्स के लिए गाओकाओ एग्जाम स्मूथली कंडक्ट करवाया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है और भारत के नीट और JEE के बराबर है। चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने बताया कि इस एग्जाम के लिए चाइना में फैक्ट्रीज को रोक दिया गया था, रोड्स के ऊपर ट्रैफिक भी रुक गया था और पूरे देश ने एकजुट होकर अपने स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ाने का काम किया था। अब चाइनीज एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट को नीट एग्जाम लीक के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। नो डाउट कि पेपर लीक होना कोई भी अचीवमेंट नहीं है और इसको लेकर कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता है, लेकिन चाइना को एटलीस्ट इस मसले के ऊपर भारत के ऊपर तंज कसने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी रिसर्च करने पर पता चला है कि चाइना का ये जो गाओकाओ एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें भी वहां पर ह्यूज लेवल के ऊपर करप्शन हो रही है। वहां पर कई सारे लीक्स पहले भी रिपोर्ट हुए हैं और हर साल हजारों केसेस सामने आ गए हैं। अब ये तो भारत में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोकतंत्र है, जो इस तरह के लीक्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन चाइना में तो री एग्जामिनेशन भी नहीं करवाई जाती है और वहां पर पेपर लीक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना तो भूल ही जाओ। साल 2015 से लेकर 2025 के बीच ये जो गाओकाओ एग्जाम है, इसमें लीक्स और करप्शन के 11,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद चाइना की सरकार कुछ नहीं करती है और ये चले भारत को पाठ पढ़ाने। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।